ये भारत देश की विशिष्टता का ही परिणाम है कि भारत में शिक्षा जगत में संस्कृति और संस्कार दोनों का समावेश दिखाई देता है। लेकिन पिछले दिनों वैश्विक महामारी के दौर ने सीधे तौर पर कहा जाए तो पूरे शिक्षा जगत को बहुत हद तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। लेकिन अगर हम मध्य भारत के मध्य प्रदेश की इंदौर की बात करें तो यहाँ पर जैन दिवाकर कॉलेज एक अनुपम मिसाल पेश करता नजर आता है। इस प्रतिकूल वातावरण के बावजूद अपने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और उन्हें संस्कारों के साथ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, कुछ ऐसे ही कदम उठा रहा है इंदौर का जैन दिवाकर कॉलेज। किस तरह से इस कॉलेज का वातावरण और इस कोविड काल में भी एक प्रेरणादायी जो है पहलू यहाँ पर उभर कर आता है, तमाम मसलों पर बात करेंगे और इंदौर की नहीं मध्य प्रदेश की जानी मानी शिक्षाविद डॉक्टर संगीता भारुका जी से जानने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो प्राचार्य की भूमिका में हैं और इस कॉलेज ने आखिर कैसे एक अनुपम उदाहरण जो है इस प्रतिकूल वातावरण में पेश किया है। मैडम, सबसे पहले आपका एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर संगीता भारुका जी का जो चेहरा है वो बहुत ही जाना पहचाना है, न केवल शिक्षा जगत बल्कि आने वाली जो नौजवान युवा पीढ़ी है उसे सही दिशा देने के लिए भी मैडम की भूमिका जो है बहुत हद तक समाज में एक सकारात्मक रूप से देखी जाती है। सबसे पहले मैडम, जैन दिवाकर कॉलेज की अगर हम बात करें तो कैसे इस काल में भी जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कटिबद्ध है कॉलेज, और इस कोविड काल ने किस हद तक प्रभावित किया है शिक्षा जगत को और शिक्षा पद्धति को, आप क्या मानती हैं? वर्तमान में जो कोविड का एक संक्रमण काल चल रहा है, जो विगत 1.5 वर्ष से लगभग छाया हुआ है, न केवल पूरे भारतवर्ष में बल्कि वैश्विक महामारी है यह। ऐसे में श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय, जो कि इंदौर शहर के न्यू पलासिया क्षेत्र में संचालित होता है, यहाँ पर जो भूमिका चेयरमैन के रूप में निभा रहे हैं वे हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा में एडिशनल डायरेक्टर रह चुके डॉक्टर नरेंद्र जी धाकड़ साहब। चूँकि वे मध्य प्रदेश के विभिन्न महाविद्यालयों में प्राचार्य की भूमिका निभा चुके हैं, वरिष्ठ शिक्षाविद माने जाते हैं और होलकर कॉलेज के भी वे प्राचार्य रह चुके हैं, उनका एक दीर्घ अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में है जिसका लाभ हमें कोविड काल में मिला। चूँकि सर वैश्विक परिस्थितियों पर अपनी पैनी निगाहें बनाए हुए थे और वे आने वाले समय को भाप रहे थे, तो विगत वर्ष जब मार्च में लॉकडाउन लगा तो मार्च में ही उन्होंने हमारे जितने भी प्राध्यापक साथी थे उन्हें ऑनलाइन टीचिंग का प्रशिक्षण प्रदान कर दिया था। इसलिए जैसे ही विगत वर्ष 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू के बाद 10 दिन के लिए कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे और उसी दौरान देशव्यापी लॉकडाउन घोषित कर दिया था, तो हमारे जितने भी शिक्षक साथी थे वे सभी ऑनलाइन टीचिंग में तब तक पारंगत हो चुके थे। और न केवल हम लोगों को पारंगत कर दिया था बल्कि हमने ऑनलाइन टीचिंग का एक टाइम टेबल भी बना दिया था, तो हम लोग विद्यार्थियों को तुरंत उसमें पढ़ाने के लिए उस प्लेटफॉर्म पर हमारे जो टीचिंग स्टाफ था वो रेडी था। तो हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों की जो शिक्षा है वह बिल्कुल भी बाधित नहीं हुई थी, वह सतत जारी रही थी। कोविड काल में ही उन्होंने बच्चों को हमने इस तरह से प्रेरित किया कि वे न केवल अपना अध्ययन जारी रखें बल्कि समाज में अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभा सकें। जितने भी शिक्षक साथी थे उन्होंने छोटे छोटे टास्क बच्चों को दिए कि घर पे ही रहकर मास्क बनाकर आसपास आप वितरित करें, जन जागृति फैलाएं, क्योंकि जब कोविड का जो लहर आई थी तब लोगों में बहुत अधिक जन जागृति भी नहीं थी, तो एक जन जागृति फैलाने का काम भी हमारे विद्यार्थियों ने किया और जो ऑनलाइन जो टीचिंग का था यह हमारा प्रयोग बहुत ही अधिक सफल रहा। कहा जा सकता है कि कुल मिलाकर इस वैश्विक महामारी के दौर में भी श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय जो है वो एक सशक्त भूमिका न केवल अदा कर रहा है बल्कि समाज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में भी जो है नायाब कदम उठा रहा है। मैडम, आगे बढ़ते हैं। अगर हम थोड़ा कोर्सेज के बारे में जानना चाहें, चूँकि अब नया शैक्षणिक जो सत्र है वो शुरू हो चुका है और कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि इस प्रतिकूल वातावरण के बावजूद एक अच्छे कॉलेज, एक अच्छे संस्थान की तलाश में हैं, तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो संचालित हो रहे हैं फिलहाल वर्तमान में इस महाविद्यालय में, और आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ नई रणनीति, क्या योजना तैयार की है आप लोगों ने? सबसे पहले तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो इस वक्त स्कूल से निकलकर महाविद्यालय में आएंगे, बड़े प्रतिकूल परिस्थितियों में इन विद्यार्थियों ने अपना अध्ययन जारी रखा, अपना धैर्य बनाए रखा। अब चूंकि आने वाले समय में 2 वर्ष से हम देख रहे हैं कि विद्यार्थियों की जो परीक्षाएं बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं बच्चों का जो अध्ययन है वो भी बाधित हुआ है, तो वे एक ऐसे महाविद्यालय का चयन करें
जहाँ भी वो अध्ययन करने जा रहे हैं कि उस महाविद्यालय में न केवल उनके शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, उनके अध्ययन के लिए क्या व्यवस्था है, बल्कि वो इस बात पर भी ध्यान दे कि उनके सर्वांगीण विकास के लिए वो महाविद्यालय क्या क्या प्रयास करता है, कौन कौन से प्रकल्प संचालित करते आ रहा है, और न केवल व्यक्तित्व विकास में बल्कि एक वैश्विक दौर में वो विश्व की प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके, इसके लिए उनके कौशल विकास के लिए वो महाविद्यालय क्या क्या कार्य कर रहा है। यदि मैं अपने जे दिवाकर महाविद्यालय की बात करूं तो चूंकि अभी नई शिक्षा नीति, हमारा मध्य प्रदेश पूरे भारत में पहला राज्य है जहां की नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, और उसमें सबसे लाभ में वे महाविद्यालय रहेंगे जो कि बहुसंकाय संचालित करते हैं। तो हमारे महाविद्यालय में भी कला संकाय, वाणिज्य संकाय, विज्ञान संकाय, प्रबंध संकाय और समाज कार्य संकाय हमारे यहाँ संचालित किए जाते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी बीए, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, जो बीएसडब्ल्यू जो भी वो करना चाहते हैं उसके लिए महाविद्यालय में भी प्रवेश ले सकते हैं। बहुसंख्याय महाविद्यालय होने का बहुत बड़ा लाभ हमारे यहाँ प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को मिलेगा, क्योंकि उनके लिए मेजर सब्जेक्ट तो उन्होंने लेना है, लेकिन उनके लिए जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो मल्टीडिसिप्लिनरी होने के कारण बहुत सारी चॉइस उनके लिए ओपन हो जाएगी। तो वे अपने भविष्य में वो किस तरह के रोजगार में जाना चाहते हैं उसको दृष्टिगत रहते हुए बहुत सारे ऑप्शंस उनको उपलब्ध होंगे, और निश्चित ही वो अपनी अभिरुचि का विषय उसमें चयन कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बड़ी बात है। जाहिर सी बात है जब कहा जाता है कि जिस कॉलेज की जो नींव है वो यदि बहुत मजबूत होगी और उस महाविद्यालय की जो निकलने वाली जो नौजवान पीढ़ी है, जो वहाँ से कहा जा सकता है कि भावी युवा पीढ़ी है जो कि आने वाले कल में देश को एक नेतृत्व भी प्रदान कर सकती है, यदि वहाँ की नींव मजबूत है। जैसा कि मैडम ने अपने साक्षात्कार के दौरान कहा कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सम्मानीय डॉक्टर नरेंद्र धाकर जी की प्रेरणा से जो है पूरा कॉलेज संचालित हो रहा है, उनके कुशल नेतृत्व में जो है ये कॉलेज जो है नित नए आयाम को छू रहा है। वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों को भी ऐसी तालीम, ऐसे संस्कार इस कॉलेज से मिल रहे हैं, और अलग अलग संकायों की जो जानकारी मैडम ने दी है, उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कल में एक नई भावी पीढ़ी के निर्माण में जो है अपनी सशक्त भूमिका ये कॉलेज सदा से निभाता रहेगा। मैडम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें नई शिक्षा नीति की, जैसे कि आपने इस पहलू को छुआ, किस तरह से परिवर्तन आप देखती हैं कि वर्तमान दौर की जो शिक्षा पद्धति है उसमें देखने को आ रहा है, और विद्यार्थियों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब डिज़ाइन की जा रही थी तो बहुत सारे सवाल थे देश भर के एजुकेशनिस्ट के मन में, शिक्षाविदों की प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आई थी। आपको लगता है कि आज के इस दौर में ये चुनौती और बढ़ गई है और नई शिक्षा नीति के आने से विद्यार्थियों को एक नई दिशा जो है मिल पाएगी आने वाले कल के लिए? जो नई शिक्षा नीति है ये विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। अभी तक जो हमारे यहाँ परिपाटी चली आ रही थी, बच्चों को एक घेरे में, एक सीमित दायरे में उन्हें अध्ययन करना होता था, चाहे उस विषय में उनकी अभिरुचि हो या ना हो। सबसे बड़ी बात इस शिक्षा नीति की जो एक प्लस पॉइंट है कि बच्चे अब अपनी अभिरुचि के अनुसार अपने विषयों का चयन कर सकते हैं, और न केवल वे अभिरुचि का विषय चयन करेंगे बल्कि उसमें जो एक व्यावसायिक कौशल को दक्ष करने के लिए बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज इसमें प्रारंभ किए गए हैं। उन वोकेशनल कोर्सेज के जरिए विद्यार्थियों को स्वरोजगार की भी राह प्रशस्त होगी। तो ये जो नई शिक्षा पद्धति है ये विद्यार्थियों की अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए वे विषय तो चयन कर पाएंगे, साथ ही उनके भविष्य को सुरक्षित करने के उपाय इसमें दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ये जो शिक्षा पद्धति है इसके अंतर्गत इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, यहाँ तक कि यदि बच्चा कोई सामुदायिक सेवा में अभिरुचि रखता है, वो सामुदायिक सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, तो उसके लिए भी इसमें एक स्थान रखा गया है सुरक्षित, जिससे कि विद्यार्थी अपनी कम्युनिटी सर्विसेज भी दे सकता है। बड़ी बात है। कहा यह भी जा सकता है कि कॉलेज की जो सफलता है, उसकी जो कामयाबी है वो कितनी ऊंची उड़ान पर है, यदि ये देखना है तो कॉलेज के प्लेसमेंट का हाल भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैडम, हमने सुना है कि श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय जो है वहाँ पर प्लेसमेंट पर भी बहुत फोकस किया जाता है। प्लेसमेंट सेल की जो स्थापना की गई है उसमें खासतौर पर इस बात का ख्याल रखा गया है कि जो बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उनकी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके प्लेसमेंट का भी पूरा ख्याल जो है कॉलेज प्रबंधन रखता है। किस तरह से इस पहलू को जो है आप चिंता में लेते हैं और कैसे जो है विद्यार्थियों को सही दिशा प्लेसमेंट के मामले में मिल पाए, इसे लेकर कदम उठाते हैं? हम लोग प्लेसमेंट के लिए बच्चों को सबसे पहले तो 2 भागों में विभाजित करते हैं उनकी अभिरुचि के अनुसार, कि विद्यार्थी स्वरोजगार के क्षेत्र में जाना चाहता है या वो कहीं जॉब करना चाहता है।
और फिर उसके बाद हम विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो हमारे महाविद्यालय में अत्याधुनिक लैंग्वेज लैब है, क्योंकि जब भी बच्चा जॉब करने जाता है तो उसको जो, और ख़ास करके मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को सबसे अधिक दिक्कत ये आती है कि उनकी जो अंग्रेजी भाषा पर उनका अधिकार होता है बहुत कमज़ोर होता है। तो हम लोगों ने हमारा एक पूरा डिज़ाइन जो प्लेसमेंट की ट्रेनिंग का किया हुआ, इस तरह से प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है कि सबसे पहले तो हम प्रथम वर्ष में ही बच्चे को वर्ष भर लैंग्वेज लैब के माध्यम से हम कम्युनिकेटिव अंग्रेजी का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। अब तो नई शिक्षा नीति में भी इन्होंने इसको स्थान प्रदान किया है, जो कि जैन दिवाकर महाविद्यालय पहले से ही करता आ रहा था। इसके अतिरिक्त उनमें एक डिजिटल अवेयरनेस, जो भी एक नई शिक्षा नीति का अंग है, लेकिन हमारा महाविद्यालय पूर्व से ही करता आ रहा था कि हम सभी विद्यार्थियों को जो उनके पाठ्यक्रम में उनके लिए कंप्यूटर की शिक्षा है, उसके अतिरिक्त हम उन्हें एक व्यवहारिक कंप्यूटर की शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे कि जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर हम तृतीय वर्ष में जब विद्यार्थी आते हैं तो उनके व्यक्तित्व विकास के लिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, उन्हें रिज्यूमे राइटिंग करना सिखाते हैं, उनके मॉक इंटरव्यूज़ आयोजित करते हैं। और यही कारण है कि जब विगत वर्ष कोविड काल में विद्यार्थियों के जॉब्स छीने, मतलब विद्यार्थियों के माफ़ कीजिएगा, जब लोगों के जॉब्स छीने जा रहे थे, उनके हाथ से बरसों के जमाए रोजगार छीने जा रहे थे, तब हमारे महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो केजी के जैसी, जो कि जेमोलॉजी में एक जाना माना नाम है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जस्ट डायल जैसी कंपनियों में हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी प्लेस हुए, ईगल सीड्स में हमारे महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के प्लेसमेंट हुए हैं। इसके अलावा मारुति सुजुकी और एचबीडी फाइनेंस में भी हमारे विद्यार्थियों के प्लेसमेंट हुए हैं। हम लोगों ने बजाज फिनसर्व जैसी कंपनी से हमने एमओयू किया हुआ है, केजीके से हमारा एमओयू है, किंग से हमारा एमओयू है, जो कि हमारे विद्यार्थियों में एम्प्लॉयबिलिटी विकसित करती है। बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्किल डेवलपमेंट पर बहुत हद तक फोकस करते हैं, उनका भी एक फोकस ये है कि आत्मनिर्भर बने आने वाले कल का जो हिंदुस्तान है, आने वाले कल का जो भारत है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो। इसलिए वो आत्मनिर्भर भारत का नारा भी बुलंद करते हैं। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय जो है वो आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है उसे साकार करने के लिए मूर्त रूप देता नजर आ रहा है। मैडम, जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ जी का जो व्यक्तित्व है वो हरफन मौला है, वो शिक्षाविद भी हैं, और कहा जाता है कि उनकी जो लेक्चर लेने की जो एक शैली है उसको लेकर विद्यार्थियों में वो खासे लोकप्रिय भी माने जाते हैं। होलकर कॉलेज की बात करें या प्लेसमेंट को लेकर उनकी जो चिंता है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। कॉलेज प्रबंधन में किस तरह से डॉक्टर धाकड़ जी की जो कहा जाना चाहिए उनका जो कुशल नेतृत्व है वो किस हद तक सहायक आपको साबित होता है? चूँकि आप प्राचार्य हैं, प्रमुख हैं संस्था की, उस नाते से उनके कुशल नेतृत्व के बारे में आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो हम लोगों का महाविद्यालय इस बारे में बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें डॉक्टर नरेंद्र जी धाकड़ जैसे वरिष्ठ शिक्षाविद का सानिध्य प्राप्त है। सर की जो नेतृत्व शैली है वो बहुत अपने आप में अनूठी मानी जाती है। सबसे पहले तो कोई काम पेंडिंग नहीं रखना, त्वरित निर्णय लेना और समय को पहले से भाप कर, भविष्य को पहले से भाप कर उसके लिए कार्य योजना बना लेना उनकी शैली है। और यही कारण है कि कोविड काल में भी हमारे विद्यार्थी अपना सफलता का परचम लहरा पाए। जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनके ऊपर भी वो उनकी जो अध्ययन का जो तरीका है उस पर एक पैनी नज़र रखते हैं, ताकि हमारे अध्ययन अध्यापन का एक जो तारतम्य है बहुत व्यवस्थित रूप से सुचारू संचालित होता रहे। धाकड़ साहब जो हैं वो एक व्यवहारिक शिक्षा के पुरोधा है। उनका कहना है कि पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सैद्धांतिक के साथ साथ विद्यार्थियों को हमें व्यवहारिक ज्ञान भी देना चाहिए। इसलिए हमारे जो पूरी शिक्षण पद्धति विकसित है वो प्रैक्टिकल अप्रोच लिए हुए है। उसके कारण हम लोग जो विद्यार्थियों को थ्योरेटिकल तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ समय समय पर ऐसी बहुत सारी कार्यशालाएं आयोजित की जाती रही है और हम लोग सतत उन कार्यशालाओं को आयोजित करते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को उस विषय का जो व्यवहारिक ज्ञान है वह प्राप्त हो सके। शैक्षणिक टूर हम आयोजित करते हैं, विभिन्न कंपनियों में हमारे बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम पाठ्यक्रम को रटवाते नहीं हैं, बल्कि
हम उन्हें समझने और उससे दोस्ती करवाने के प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। बड़ी बात है। एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण करना अपने आप में एक चुनौती होती है और मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉलेज प्रबंधन है वो डॉक्टर धाकड़ जी के कुशल नेतृत्व में इस दिशा में भी जो है सफलता की उड़ान को बढ़ता नजर आता है। मैडम, एक सवाल और मेरे जहन में था, चूंकि कोरोना काल रहा, लेक्चर जो शिक्षण पद्धति है उसमें भी बदलाव हुआ, ई लेक्चर्स का फॉर्मेट भी एक सामने निकल कर आया और हमें डिजिटल रूप से जो है क्लासेस लेने के कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ना पड़ा। किस तरह से आपके कॉलेज में टीचिंग स्टाफ को जो है प्रशिक्षित किया गया कि वो ई लेक्चर्स को भी कर पाएँ, विद्यार्थियों के साथ एक लगाव और एक जुड़ाव जो कॉलेज प्रबंधन का होना चाहिए उसे भी बरकरार रख पाएँ, और कोविड काल में ये जो लेक्चर्स का फॉर्मेट था ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा एक शिक्षाविद होने के नाते आपके लिए भी व्यक्तिगत तौर पर? निश्चित ही ये जो नई परिस्थितियाँ थी कोरोना काल में, वो सभी लोगों के लिए नई थी, क्योंकि एक ऐसा समय था जिसमें हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से जो हमारा कोरोना काल में हमारा जो क्लासरूम है वो एक छोटे से लैपटॉप या छोटे से मोबाइल फ़ोन में आकर सिमट जाएगा। सबसे पहले तो हमने विद्यार्थियों को मानसिक रूप से इस हेतु तैयार किया कि ठीक है कि क्लासरूम से एक बहुत बेहतर ऑप्शन है, सबसे अच्छी शिक्षा हम क्लासरूम्स में ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी पूरी शिक्षण व्यवस्था ठप्प हो जाए, यदि हम बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ा पाएंगे तो आप समय का सामना नहीं कर पाएंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले एक स्वीकार्य भाव उनके मन में हमने ये लेकर आए कि बच्चे उस डिजिटल एजुकेशन के प्रति उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि वो एक्सेप्टेंस उनके मन में पैदा हो। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती कि हमारे कई बच्चे जो ग्रामीण अंचलों में थे, जहाँ की नेट उनके गाँवों में नहीं मिलता था, तो हमारे यहाँ कई विद्यार्थियों ने हमें फोटोग्राफ्स भेजे कि वो अपने गांव से 2-2 किलोमीटर दूर आकर मेन रोड पर बैठते थे और दिन भर वो पेड़ की छांव में बैठकर उन्होंने अपना अध्ययन किया इस दौरान। तो बच्चों में वो जज्बा पैदा किया, हमारे शिक्षक साथियों ने बच्चों में वो रुचि पैदा की और एक हिम्मत पैदा की कि हम इसके माध्यम से भी अपना शिक्षण आगे बढ़ सकते हैं। हमें डॉक्टर माया इंगले मैडम का भी सानिध्य प्राप्त हुआ। हमने हमारे महाविद्यालय के जो शिक्षक साथी थे उनसे हम लोगों ने बहुत अधिक मार्गदर्शन प्राप्त किया। डॉक्टर निरंजन श्रीवास्तव जी, जो कि कोरोना काल में हम लोगों के लिए और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की नहीं बल्कि पूरे शैक्षणिक जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं आदरणीय निरंजन श्रीवास्तव सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार हम लोगों ने कार्यशालाएं आयोजित की, और जब भी उन्हें समय मिलता था वे हमारे महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित करते थे और पूरी ऑनलाइन जो टीचिंग एक प्रोसेस होती है वो उन्होंने हमें समझाई। और उसके बाद जो हमारे कंप्यूटर विभाग के जितने भी शिक्षक साथी थे, चूँकि वो लोग टेक्नो फ्रेंडली थे बनिस्बत अन्य शिक्षक साथियों के, तो उन्होंने भी सतत वर्ष भर हमारे अन्य शिक्षक साथियों की मदद की, उन्हें अलग अलग टीचिंग टेक्निक्स बताई, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया। और यही कारण है कि हमारे महाविद्यालय के जो शिक्षक हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी बहुत बेहतर अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे पाए। हमारे महाविद्यालय में स्मार्ट क्लासेस भी है, उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा उन स्मार्ट क्लासेस का हमें डिजिटल एजुकेशन देने में मिला, क्योंकि उसके माध्यम से आप विद्यार्थियों को वीडियो ऑडियो बहुत आसानी से दिखा सकते थे। बड़ी बात है। कहा यह भी जा सकता है कि मेरे मन में ख्याल आ रहा था जब मैडम ये तमाम जानकारियां आप सभी दर्शकों के साथ साझा कर रही थी कि जो गुरुकुल की परंपरा है उसका निर्वहन भी हमारे भारत देश में हो रहा था, और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी वर्चुअली कैसे विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट किया जाना है, इस चिंता में जो है श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय था और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उसमें सफल भी रहा। जिस तरह से मैडम ने कहा कि जो ग्रामीण अंचल के तमाम जो छात्र छात्राएं थे उन्होंने जहां इंटरनेट की सेवाएं मौजूद थी, उपलब्ध थी, उस जगह पर जाकर पेड़ की छांव के नीचे बैठकर भी जो है वर्चुअली अपनी पढ़ाई को पूरा किया। और कहा यह भी जा सकता है कि ये गुरुकुल का एक अनुपम रंग है जो कि इस आधुनिक युग के बदलते परिवेश में कहीं ना कहीं दिखाई दिया था इस कोविड काल के दौरान। मैडम, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा मेरे जहन में ये भी जानने की जिज्ञासा है कि खेल गतिविधियों पर कितना ध्यान कॉलेज प्रबंधन देता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो है बहुत हद तक जो है ध्यान रखा जाना आज के दौर में ज़रूरी है। और जैसा कि आपने कहा कि सम्मानीय डॉक्टर नरेंद्र धाकड़ जी जो हैं वो व्यवहारिक ज्ञान पर जो है बहुत हद तक केंद्रित हैं, तो ऐसे में खेल गतिविधियों और अन्य गतिविधियों पर किस तरह से कॉलेज प्रबंधन जो है फोकस करता है?
निश्चित ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि हम कक्षाओं के अलावा उनके बाकी अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दें। हमारे महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की नियमित इकाई और स्वपोषित इकाई दोनों संचालित है और इसके अंतर्गत हम प्रतिवर्ष विद्यार्थियों के लिए कैंप आयोजित करते हैं, विविध कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमारे यहाँ प्रति सप्ताह हम लोग हरियाली महोत्सव मतलब एक सतत हमारे यहाँ चलता रहता है और अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में हम हरियाली महोत्सव मनाते हैं। फिर युवा उत्सव की जितनी भी गतिविधियाँ होती है वो सारी गतिविधियाँ हम महाविद्यालय में संचालित करते हैं। वाद विवाद में, वक्तृत्व कला में हमारे महाविद्यालय में हम लोग गतिविधियाँ संचालित करते हैं। हम लोग न केवल इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं बल्कि विद्यार्थियों को हम समय समय पर इसका प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। और योग, जो कि नई शिक्षा नीति में भी इसमें बहुत जोर दिया गया है और आपको मुझे बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि विगत 1 वर्ष से सुबह 6:30 बजे हमारे महाविद्यालय की ऑनलाइन योग की कक्षा प्रारंभ होती है, जिसमें जो हमारी खेल प्रशिक्षिका है, जो कि स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी है सॉफ्टबॉल की, वो हमारे विद्यार्थियों को योग का प्रशिक्षण प्रदान करती है। नियमित खेल गतिविधियां हमारे महाविद्यालय में संचालित की जाती है और हमारे महाविद्यालय के अनेकों विद्यार्थी हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में अपना परचम फहरा चुके हैं। बिल्कुल ठीक बात है मैडम। ये भी जानना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि वो एडमिशन लेना चाहें, कॉलेज में प्रवेश पाना चाहें, तो क्या प्रक्रिया होगी और ख़ासतौर पर फीस किस तरह से जो है उसका निर्धारण किया जाता है? क्योंकि कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि ग्रामीण अंचल से आते हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं। क्या उनके लिए कोई विशेष जो है प्रावधान है और किस तरह से प्रवेश की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाता है? हमारा महाविद्यालय एक अल्पसंख्यक महाविद्यालय है और इस वजह से हमें प्रत्यक्ष प्रवेश की जो सुविधा है वो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त है। और हमारे यहाँ महाविद्यालय में विद्यार्थी प्रत्यक्ष आकर, मतलब बच्चा सीधा आएगा, उसको कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कहीं ऑनलाइन पर जाकर नहीं करवाना है, वो सीधे महाविद्यालय में आकर अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकता है। कोरोना काल में चूँकि बहुत लोगों की वित्तीय क्षमताएं सीमित हो गई है, लोग बहुत आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, तो हमारे महाविद्यालय में बहुत रिजनेबल फीस स्ट्रक्चर है, जो कि पूर्व से ही एक रिजनेबल फीस स्ट्रक्चर है। लेकिन कोरोना काल में देखते हुए हमने विद्यार्थियों को यह भी सुविधा दी है कि वे चाहें तो एक शुल्क, जो एक न्यूनतम शुल्क देकर अपना स्थान सुरक्षित कर लें और उसके बाद वर्ष भर वो आसान किश्तों में भी महाविद्यालय का शिक्षण शुल्क चुका सकते हैं। ये सुविधा हमने विद्यार्थियों को दी है ताकि उनका विद्या अध्ययन जारी रह सके। बिल्कुल ठीक बात है। कहा यह भी जाता है कि निर्बाध यदि शिक्षा मिलती रहे तो हमारे देश का जो आने वाला कल है, वो जो भविष्य है, वो बड़ा सुनहरा होगा। और लगता है कि श्री जैन दिवाकर कॉलेज जो है वो इसी पवित्र इरादे के साथ, इसी पवित्र मकसद के साथ जो है अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। मैडम, बहुत सारी बातें करी हमने, बहुत सारी गतिविधियों के बारे में जाना। विद्यार्थियों के लिए क्या संदेश होगा? देश की जानी मानी शिक्षाविद और प्राचार्य हैं चूँकि आप श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय की डॉक्टर संगीता भारूका जी का, कि क्या संदेश आप विद्यार्थियों को देना चाहेंगी? और कॉलेज चयन जो है एक ऐसा बड़ा महत्वपूर्ण पहलू होता है, यदि यहीं पर जो है विद्यार्थी चूक कर गया तो उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो सकता है। तो किन बातों का विद्यार्थी भी ध्यान रखें और एक शिक्षाविद होने के नाते पूरे शिक्षा जगत को, विद्यार्थी जगत को क्या खास संदेश आप देना चाहेंगे एमपी न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? सबसे पहला तो मैं संदेश जो विद्यार्थियों को यह देना चाहूँगी कि विपरीत परिस्थितियों से आप घबराएं नहीं, अपना हौसला बनाए रखें। आपके शिक्षक आपके साथ में हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा औजार आपके पास में है, या मैं कहूँगी कि शिक्षा ही एकमात्र वो चाबी है जिससे आप भविष्य की सुनहरे जो आपकी मंजिलियाँ, जिसको बोलेंगे अट्टालिका आपका इंतज़ार कर रही है, उसका जो द्वार का ताला है, उस सुनहरे भविष्य के द्वार का ताला, वो और शिक्षा के माध्यम से ही आप उस द्वार को खोल सकते हैं। आप किसी भी महाविद्यालय का चयन करें तो सबसे पहले ये देखें कि क्या वह महाविद्यालय नियमित अध्ययन के लिए प्रतिबद्ध है, क्या वहाँ पर्याप्त संख्या में स्टाफ है, फैकल्टी है, क्या वहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की जो फैसिलिटी है टीचिंग की वह मौजूद है या नहीं, उनका जो लाइब्रेरी है वह कितनी विशाल और कितनी समृद्ध है, क्या वहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा है, उनकी जो प्रयोगशालाएं हैं क्या वो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है,
क्या उनके यहाँ जो कंप्यूटर लेबोरेटरी है वो सुसज्जित है या नहीं, पर्याप्त मात्रा में वहाँ कंप्यूटर्स है या नहीं, और यदि कंप्यूटर्स है तो उसमें पर्याप्त फीचर्स है या नहीं, वहाँ का जो स्टाफ सदस्य है वो उच्च शिक्षित और अनुभवी है या नहीं, वहाँ खेल का मैदान है या नहीं, और सबसे बड़ी बात वो आपके प्लेसमेंट के लिए क्या काम कर रहे हैं। इन सब को देखते हुए और अपनी वित्तीय क्षमताओं को देखते हुए बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की चकाचौंध में न आए, बड़े बड़े विज्ञापनों के भुलावे में न आए, वास्तव में आप स्वयं आकलन करें, स्वयं उस महाविद्यालय में जाकर देखें और उस महाविद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपनी वित्तीय क्षमताओं के अनुरूप और उसमें प्रवेश लें। अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं के अनुसार आप विषय का चयन करें और निश्चित ही जब आप सब ये करेंगे तो आपको आने वाली कितनी भी कठिनाइयाँ आप उसका सामना कर पाएंगे। मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि हमारे महाविद्यालय में सीड टेक्नोलॉजी और हॉर्टिकल्चर विषय भी संचालित किया जाता है और इसमें हम लोग जो विद्यार्थियों को कृषि से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रम हम यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके अंतर्गत हम एक कृषि चौपाल संचालित करते हैं। कृषि चौपाल में हम कृषि से रिलेटेड जितने भी व्यवहारिक पहलू होते हैं उनसे हम बच्चों को परिचित करवाते हैं कि किस तरह से आप सोलर ड्रायर में आप अपनी फसलों को ड्राई करके सुरक्षित रख सकते हैं। फिर आप मांग जब अधिक हो और बाजार में उसका सप्लाई कम हो तो आप ऊंचे दामों पर बेच सकते हैं। किस तरह से आप उसकी गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं, किस तरह हाइड्रोपोनिक्स के माध्यम से आप बहुत कम पानी में और बिना मिट्टी के आप फसलों को उगा सकते हैं। ग्रीन हाउस के हम जानकारी देते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की हम जानकारी देते हैं। और अभी जब कोरोना काल चल रहा था तो हमने स्ट्रॉबेरी कैसे उगाई जाए मालवा के क्षेत्र में, खासकर इंदौर में, इसका पूरा प्रशिक्षण विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्रदान किया। तो ये सब चीज़ें आप देखें कि किस तरह से कोई महाविद्यालय आपके लिए सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। हमने वेब डिज़ाइनिंग का हमारे बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान किया और आज हमारे बहुत सारे बच्चे वेब डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमने टेली अकाउंटिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया। तो इस तरह से जो महाविद्यालय आपके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है, आप वहाँ पर प्रवेश लें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें। विपरीत परिस्थितियों से ना घबराएं, अपना हौसला बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें और निरंतर अपने स्किल को डेवलप करते रहें, अपने कौशल का विकास करते रहें, नई नई चीज़ें सीखते रहें। जितना आप सीखेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना ही भविष्य आपका सुनहरा होगा और न केवल आपके सपने, आपके माता पिता के सपने भी पूरे होंगे। और आप जो युवा शक्ति है, दो तरह की होती है, एक हाथ में पत्थर लेकर किसी को मारती है और एक वो युवा शक्ति होती है जो अपने मेहनत से उस पत्थर को तराश कर सुंदर मूर्ति का रूप प्रदान करती है। तो आप वो युवा शक्ति बने जो पत्थर को तराश कर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें, उस राष्ट्र को एक सुंदर मूर्ति के रूप में तराशने में आपका अपना योगदान रहे। बड़ी बात है। सर्वांगीण विकास भी है और कहा यह भी जा सकता है कि आने वाले कल की चिंता है, यानी कि भविष्य की चिंता है, तो रोजगार उन्मुखी जो प्रशिक्षण है, जो पाठ्यक्रम है, उसकी तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो कहीं मत जाइए, श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय आ जाइए, क्योंकि जो तमाम पाठ्यक्रम यहाँ पर संचालित किए जाते हैं उसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक भी साफ तौर पर परिलक्षित होती है। और कहा यह भी जा सकता है कि बेहतर युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके, इसके लिए ये कॉलेज नेक इरादे और वादे के साथ अपनी रफ्तार के साथ कदम आगे बढ़ा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि जो आप तमाम विद्यार्थियों के मन की जो जिज्ञासाएं हैं वो न केवल दूर हो पाई होंगी, बल्कि जानी मानी शिक्षाविद डॉक्टर संगीता भारुका जी ने जो तमाम कहानी हमें यहाँ पर बताई है वो जरूर आने वाले कल के लिए आप सबके लिए प्रेरणादायी होगी। और श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय किस तरह से अपने अनुपम प्रयास कर रहा है, नई शिक्षा नीति का भी परिपालन हो रहा है और एक बेहतर निर्माण या वातावरण का जो किया जा रहा है, और इस वैश्विक महामारी के दौर की चुनौतियों को पार करके भी तमाम विद्यार्थियों के प्लेसमेंट की चिंता कर रहा है, जो कि मुझे लगता है सबसे अहम यहाँ पर पहलू उभर कर नजर आता है। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।